प्रॉपरली। ओके, आपको उसको प्रोसेस करना है प्रॉपरली एंड उस टास्क को अच्छे से ईडीए आपको परफॉर्म करना है बिकॉज इट्स एन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। सो उसके अंदर दो मशीन लर्निंग पार्ट जो है, टास्क जो है वो हम लोग डिजाइन करके देखेंगे। ओके, so we already completed what we completed in the pandas. The first one is the basic knowledge of the pandas. We are discussing about what like हमारा सीरीज क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। एंड द नेक्स्ट वन वी ऑलरेडी टेस्ट ऑल दीज थिंग्स। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये बहुत इजीली प्रोसेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज हमने लिमिट तक हमने उसको प्रोसेस करके देखा है। And the second one, we already discussed about the data cleaning process that is called an data preparation. This is your first step जो कि आपको हेल्प आउट करता है मशीन लर्निंग प्रोसेस के लिए अपने डेटा को रेडी करने के लिए। तो दिस इज द पार्ट कि आप जब मशीन लर्निंग वाले पार्ट पे जाओगे उससे पहले आपको ये 3 स्टेप्स क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज द डेटा कलेक्शन, second process is what data preparation, जो कि missing values and handling your data. So सभी डेटा आप अरेंज कर सको, आपको डेटा एक प्रॉपर मैनर में उसको अरेंज करना पड़ेगा फॉर दैट पर्पस। एंड द नेक्स्ट वन इज योर ईडीए कि उससे आपको बेसिक इंफॉर्मेशंस क्या क्या आ रही है, दैट इज योर पार्ट, दिस इज योर टास्क। sometimes you will get these type of task in your office like EDA perform करना है, reports generate करनी है by using the panda, by using the Python and other languages. आपको R भी दिया जा सकता है but whenever you are working in India, so mostly we are dealing with the Python. Okay, and after that जब मॉडल ट्रेनिंग की बात आती है तो वो ईडीए के बाद आती है। तो मतलब आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको पहले एक्सट्रैक्ट करनी है ईडीए की प्रोसेस के टाइम पे, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो वी आर ट्रेन द मॉडल इन मशीन लर्निंग। ओके, सो उससे पहले हमें ये सारे पार्ट्स कंप्लीट करने होंगे। उसके ऊपर मैं आपको 2 प्रोजेक्ट्स दे रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, वो आपको प्रोसेस करना है। सेकेंड वन इज योर डमी टास्क। डमी टास्क इज व्हाट, ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा आप दोनों के पास अवेलेबल है, आप उस पर ये टास्क परफॉर्म करके देखेंगे कि उस पर आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी इजी और बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैं आपके सामने प्रोसेस करूंगा एंड वो प्रोजेक्ट बना हुआ मैं आपको दूंगा दोनों को, एंड both of you are using in your resume project. आप एज अ resume प्रोजेक्ट उसको यूटिलाइज कर सकते हो। मैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, उसको हम प्रोसेस करेंगे लाइव। ओके, सो पहले हम pandas को पूरा रैप अप कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्टैटिकल फंक्शंस, ओके, जो कि हमारे numpy में भी अवेलेबल होते हैं, बट बेसिकली वी आर डील इन pandas राइट नाउ। अब हम pandas में उनको डील कर देते हैं। ओके, एंड कोरिलेशंस वगैरह मैं आपको बताता हूँ। तो फिर उसके बाद ग्रुप बाय क्या होता है, पिवट टेबल कैसे बनाते हैं इसके अंदर, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एंड फिर उसके बाद हम जाएंगे डेट एंड टाइम सीरीज पे। तो डेट एंड टाइम सीरीज मोस्ट प्रोबेबली माय टारगेट इज फॉर द टुमारो कि हम कल इसको कवर अप करें। आज हम इसको कवर अप नहीं करेंगे बिकॉज काफी हैक्टिक हो जाएगा। प्रीवियस भी आपको डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो को हैक्टिक ना करते हुए वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल फंक्शन। But before statistical and mathematical function, we will discuss about some statistics, यानी कि descriptive concepts के बारे में मैं आपसे statistics में discuss करना चाहूँगा। तो थोड़ा सा statistics के लिए मैं आपसे टाइम लूँगा, तो वो हम लोग देखते हैं। एंड ये जो स्लाइड्स होंगी वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो statistics session 1 and 2, we are going to discuss about statistics session 1 and 2. ओके, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स इट्स नॉट काइंड ऑफ हार्डकोर मैथमेटिक्स, बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। इस स्टैटिस्टिक्स So this is part of pandas, huh? This is a part of data analytics and data science, not only with the pandas, आप numpy से भी ये चीज परफॉर्म कर सकते हो। दिस इज अ बैकबोन ऑफ द डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। जब भी आपको कोई डेटा एनालिसिस करना है तो स्टैटिस्टिक्स आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। Okay. It's kind of math, it's a mathematics basic मैथमेटिक्स आप उसको बोल सकते हो फॉर द कैलकुलेशन पर्पस।
सो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली होता क्या है, पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं. आई होप आप दोनों का कोई बैकग्राउंड है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड. फजलुर एंड श्वेता. Yes, sir. I mean, day-to-day work, KPIs, data analysis, yes, sir. To some extent, I would say. Okay, so you are much more clear about the statistics, like median Yeah. mode and all these things. Okay, that's great. And Shweta, what about you? So बस metric level तक किया था जो तो नहीं है statistics. Okay, no issue. So मैं इसको फ्रेशली एक बार रिवाइज कर देता हूँ. आपने कॉलेज या स्कूल में हम लोगों ने स्टडी किया होता है 10th तक का जो मैथमेटिक्स होता है स्टैटिस्टिक्स का, वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऑन अ स्मॉल जीरो लेवल बेसिस. तो आपको क्लियर हो जाएगा. थोड़े से फॉर्मूलाज हैं एंड ये पूरा स्टैटिस्टिक्स आप है ना एक्सेल पे भी परफॉर्म कर सकते हो. So basically statistics होता क्या है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ. What's my agenda in this portion? So first of all introduction, statistics क्या है, सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, वेरिएशन क्या है, कोरिलेशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एम्पिरिकल रूल क्या है, जी स्कोर क्या है. ये हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है. ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. देन इसके आगे वाला जो लेवल है वो हम डिस्कस करेंगे किसके टाइम पे, मशीन लर्निंग के टाइम पे. दिस इज योर फर्स्ट लेवल. ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हो. तो बहुत छोटी सी चीज है, टफ नहीं है, आपको पता चलेगा. आप रेगुलर बेसिस पे इन सब चीजों को यूटिलाइज कर रहे हो. So we use some real time examples. हम डेली यूजेस की चीजों से समझेंगे on a basic things. Okay, so first of all, what is statistics? Statistics actually होता क्या है, कैसे हम लोग काम करते हैं, एंड स्टैटिस्टिक्स का रियल टाइम यूजेस हमारे को कैसे समझ में आएगा. बहुत सिंपल सी चीज है. जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट किया था, आई एम आल्सो यूजिंग स्टैटिस्टिक्स. जब मैं किसी भी स्टूडेंट या किसी भी पर्सन से इंटरेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने आपके साथ में वर्कआउट स्टार्ट किया, हम लोगों ने लेक्चर्स मैंने डिलीवर करे, आपने ग्रैब करे. दिस इज ऑल्सो एन स्टैटिस्टिक्स. हमने डेटा कलेक्शन स्टार्ट किया एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आने लगा. यू आर एनालाइजिंग द डेटा, गुड इंटरप्रिटेशन चल रहा है अभी हमारा. So this is kind of thing what statistics कि हमारा जो पोर्शन है ना वो एक sequential way में running mode में है. So statistics is a branch of mathematics. Okay, I'm just reading all these things. Deals with the collection. The first level is what? The data collection. For example, अगर एक simple से example है Superstore का. So Superstore में सबसे पहला आपने first day कोई business start किया and for a 1 month 30 days तक आपने पूरा बिजनेस रन किया. एंड इन 30 days में यू आर जस्ट कलेक्टिंग योर डेटा. आपने क्या किया, आप सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हो. दैट इज योर न्यू बिजनेस. वंस यू कलेक्ट योर डेटा एंड देन यू कैन एनालाइज योर डेटा कि हमारे स्टोर के अंदर कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली सेल आउट पे रहते हैं, रेगुलर सेलिंग पे रहते हैं, जिन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लोगों को हर 15 डेज 20 डेज में जरूरत पड़ती है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमारे ड्रॉबैक में मतलब जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट यहाँ पर सेल आउट नहीं होंगे. ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, आफ्टर डेटा कलेक्शन यू आर एनालाइजिंग योर डेटा. दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टैटिस्टिक्स. और उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टैटिस्टिक्स में एक कहानी और बोली जाती है कि हम via statistics analyze तो करते हैं, but by using the graphical patterns हम उनको easily किसी को भी समझा सकते हैं. That is called what? Statistics. Complete statistics हम इसको considerable कर सकते हैं. तो statistics आपको help out करता है previous यानी कि historical data के basis पे you can plan your market for the next 6 months और next 5 years 10 years जितना भी आपको प्लान आउट करना है, you can plan it accordingly. But उतना डेटा आपके पास होना चाहिए जिससे आप उस चीज को एनालाइज कर सको. स्टैटिस्टिक्स आपको इस चीजों में हेल्प आउट करता है. एक फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स जनरेट करने में, दूसरा प्रोडक्शन जनरेट करने में आपको स्टैटिस्टिक्स हेल्प आउट करेगा.
सेकेंड पॉइंट इज व्हाट व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको अभी बता रहा था, दैट इज व्हाट मेक प्रेडिक्शन एंड डिसीजंस, क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। जैसे कि 2-3 चीजें मैंने आपको बताया कि मेरा आगे जैसे कोई फेस्टिवल आने वाला है, सो आई एम जस्ट प्रेडिक्टेड कि मेरे इधर चॉकलेट सबसे ज्यादा डिलीवर्ड होंगी कि नहीं होंगी, ये सारी चीजें मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। एंड आई कैन टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि किस तरीके से हम ले सकते हैं। एंड द क्लासिफिकेशन इज दिस। सो कई बार स्टोर में देखा है कॉस्मेटिक आइटम सबसे पहले बाहर की साइड लगाया जाता है, एंड जब पर्सन एग्जिट कर रहा होता है उस जगह पर चॉकलेट्स एंड कॉस्मेटिक, आपने कभी भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बहुत सारे लेक्चर्स में भी सुना होगा, एंड यू कैन इजिली एनालाइज ऑल दीज थिंग्स कि आप रिलायंस स्टोर में जा रहे हो, डी मार्ट में जा रहे हो, वॉलमार्ट में जा रहे हो, सो जो चॉकलेट्स होती है ना वो बॉटम में लगी होती है नीचे, जिससे बच्चे उसको बहुत इजीली पिकअप कर सके। दिस इज कॉल्ड व्हाट दिस प्रेडिक्शन, कि यहाँ से कोई ना कोई बच्चा निकलेगा और इस चॉकलेट को पिकअप करेगा। ये सारी चीजें हमें किसके थ्रू पता चलती है? स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, कि कौन सा प्रोडक्ट अभी सबसे ज्यादा सेलिंग मोड पे रहेगा। ये सारी चीजों में आपको हेल्प आउट करेगा। Second one is where we use the statistics is we can use the statistics in different fields. मैंने सेल्स प्रोजेक्शन में आपको बता दिया, स्टॉक मार्केट, अभी अगर हम लोग देखें तो मेडिकल रिसर्च में बहुत हाई है, एंड वेल्थ मैनेजमेंट में भी बहुत हाई है, एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, दैट वन इज द वेदर। वेदर प्रोडिक्शन में भी बहुत ज्यादा हाईली इम्पैक्टफुल रहता है स्टैटिस्टिक्स। आप इवन उसके हम लोग एक सिंगल पॉइंट भी हम लोग ट्रेनिंग मोड पे नहीं रखते। इवन वी आर जस्ट प्लानिंग टू बाय समथिंग, मेरे को कोई घर का सामान खरीदना है, तो आई एम यूजिंग व्हाट स्टैटिस्टिक्स फॉर दिस। एंड दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखें। सैम्पलिंग इज व्हाट वी हैव टू थिंग्स, एक होता है सैंपल, एक होता है पॉपुलेशन। So sample is what? This is your sample, okay? And what is your population? This is your population, okay? So basically एक general idea दूं तो your body, your blood is what? आपका blood जो है, आपकी body में जो blood है, that is your population. अब जब टेस्ट के लिए आपके blood निकाला जाता है, this is called what? Sample of that particular blood, okay? So एक पूरा होल सेक्शन दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, एंड उन पॉपुलेशन में से कोई कैटेगरिकल फॉर्मेट या किसी कैटेगराइज फॉर्मेट में आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो कि इसके बेसिस पे हम डेटा को पूरा एनालाइज करेंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल, ओके? सैंपल में हमारे पास दो चीजें होती है, वो द फर्स्ट वन इज द सैंपल फ्रेम, सेकेंड वन इज सैंपलिंग एरर। सैंपल फ्रेम इज व्हाट लाइक अभी जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, इफ यू आर फ्रेमिंग होती है, फ्रेमिंग यानी कि इफ यू आर द एलिजिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, सो आप वोटिंग कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल फ्रेम, कि आप इस कंट्री के सिटीजन हो तो आप वोट कर सकते हो। जैसे हम यूएस गए तो हम यूएस के वोटिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उसका कोई बेनिफिट, हमें बेनिफिट क्या, वी आर नॉट अ सिटीजन, तो हमें वो सारे राइट्स और वो सारी चीजें जो वहां के सिटीजन को मिलती है वो हमें नहीं मिलेगी, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल फ्रेम। तो आप जिस कंपनी के लिए काम करते हो, दैट कंपनी इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल फ्रेम, okay? So sampling frame is a list of kind of thing, employee list of a company, okay? Citizen register for a country, this is called what? Sample frame. Sampling error is what? like कोई population है या कोई framing है, like for example मुझे सैम्पलिंग में अगर बात करूं, मुझे सैम्पलिंग करनी है किसी जगह की, बायस सैम्पलिंग हो जाती है वैसे। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलोनी का सैम्पलिंग करना है कि कितने लोग हैं, तो मैंने 10 फीमेल और 100 मेल्स ले रखे हैं, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सैम्पलिंग एरर आ सकती है, क्योंकि मैं एक मेल्स के बेसिस पे आई कैन जज कि मैं फीमेल्स को भी वही चीज, वही प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ जो मैं मेल्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सैम्पलिंग एरर, कि आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, सो आपका डेटा एक प्रॉपर
और एक्यूरेट फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि आप उसका प्रॉपरली सैम्पलिंग करके एक पर्टिकुलर डिसीजन जनरेट कर सको। ओके, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है? नॉन सैम्पलिंग दैट इज कॉल्ड व्हाट, जैसे मैंने बोला एक फॉर्मेट अगर हम बात करें बायस डेटा की, जो अभी मैं बात कर रहा था, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन सैम्पलिंग एरर। सो इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इनएक्यूरेट डेटा को मैंने बताया था कि 10 का डेटा लिया है तो मैंने 100 का डेटा ले रखा है, एक प्रॉपर मैनर में मेरा डेटा एनालाइज नहीं कर सकता, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता उस फॉर्मेट में। और उसी टाइप के फॉर्मेट्स को भी आप एक बायस सैम्पलिंग भी बोल सकते हो। लाइक मैंने कोई डिसीजन लिया, so I'm just taking a decision on the basis of mails. तो एक क्या हुआ, मेरा डेटा कलेक्शन हुआ था जिसमें फीमेल का डेटा जो था वो बहुत कम था एज कम्पेयर टू मेल। आप कभी कभी ग्राफ देखते होंगे, ग्राफ जो बार ग्राफ्स होते हैं हमारे, कभी कभी आपने बार ग्राफ्स देखे होंगे कोई ऐसे जिसमें एक बार ग्राफ बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी पे है एंड बाकी सब एक लो क्वालिटी पे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने एक एवरेजली परफॉर्म किया था। सो इस केस में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एन बायस फॉर्मेट, कि एक नॉर्मलाइज नहीं है वो डेटा, वो कैसा हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, कि इसी के बेसिस पे हम सारे डेटा को जजमेंट दे रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉन सैम्पलिंग एरर। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पे, ये सिर्फ आपको समझना है। रियल टाइम बेस पे अगर मैं बात करूं तो ये सब चीजें सिर्फ समझने के लिए होते हैं, आपको रियल टाइम बेस पे ये काम में बहुत कम आते हैं। लेकिन जो आगे वाली जो चीजें मैं बताने वाला हूँ ये आपको काफी बार काम में आ जाती है। दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हो सकता है। सो व्हेन यू प्लान फॉर द स्टार्टअप देयर इज एन आइडिया जो आता है वो किसके थ्रू निकलता है, सर्वेज के थ्रू निकलता है। सो रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सपोज आप कोई स्टार्टअप डालना चाहते हो, आप कुछ भी चीज करना चाहते हो, सो यू नीड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, राइट। तो स्टार्टअप के लिए हमें क्या चाहिए, आइडिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉब्लम, इस सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम का जब हमने सोल्यूशन बना दिया दैट इज कॉल्ड योर स्टार्टअप। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर डूइंग सम काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग, मुझे सर्वे करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि लोगों को प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। आई एम डूइंग रैंडम सैम्पलिंग। मैं एक इलेक्शन का फॉर्मेट ले लेता हूँ, जैसे इलेक्शन होते हैं नॉन प्रेडिक्टेबल थिंग्स है, जो अगर हम बात करें इसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते प्रॉपरली कि क्या होने वाला है, दैट इन सब चीजों में हम लोग सैम्पलिंग यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्शन का लेते हैं, किसी भी जगह का एक इलेक्शन लेते हैं तो रैंडम सैम्पलिंग होती है। तो आप न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, उन सब चीजों पे बहुत सारी चीजें देखते हो कि दे आर गोइंग टू बी समवेयर, दिल्ली में कहीं भी चले गए, कनॉट प्लेस एंड समथिंग, एंड रैंडमली किसी को भी पकड़ा एंड दे आर आस्किंग सम क्वेश्चंस कि क्या होने वाला है, कैसा रहेगा, ये सारी चीजें। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कि हम किसी भी पर्सन को पकड़ रहे, चाहे वो बड़ा है छोटा है, उसका ये 60 ईयर है, 20 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वी आर पिकिंग एनी रैंडम पर्सन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। अब आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम ऑन कनॉट प्लेस पे मैं बैठा हूँ एंड मैं वहां पर सबके इंटरव्यूज ले रहा हूँ फॉर द इलेक्शन पर्पस। सो आई हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन ओवर देयर। ओके, सो मैंने क्या करा, मैंने पॉपुलेशन को तो लिया ही लिया, सो मैंने उसके अंदर एक कैटेगरी करी कि मैं आज क्या करूंगा, 10 फीमेल और 10 मेल से पूछूंगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रैटिफाइड, कि मैंने उसमें डिवाइड किया अपने सैंपल को दो सेक्शन के अंदर, 10 फीमेल और 10 मेल के, उसमें 10 हो गया। एंड देन उसके बाद आई कैन परफॉर्म रैंडम सैंपलिंग। तो सैंपलिंग के कॉम्बिनेशंस भी आप यूज कर सकते हो जब डेटा को आप एनालाइज कर रहे हो, तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स पे भी आप डेटा को पिकअप कर सकते हो। ठीक है, सो उसमें से भी आपने क्या करा, स्ट्रैटिफाइड किया, कैटेगराइज करने के बाद यू आर जस्ट यूजिंग व्हाट, रैंडम सैंपलिंग, और फिर उसके बाद जो सैंपल निकल के आया देन उसके बाद हम उसमें डिस्कस करने गए कि हमें किससे बात करनी है। That is called what, stratified sampling। सिंपली आपको दिमाग में बैठाना है, we are dividing in a groups, और layers भी आप बोल सकते हो, and you can perform any kind of sampling। अभी तो रैंडम पड़ी है तो हमने रैंडम उसको बोल दिया। सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग कई बार आपने देखा होगा, जब भी कोई
न्यू मूवी लॉन्च हुई, ओके, कोई भी न्यू मूवी लॉन्च हुई, एवेंजर लॉन्च हो गई, एंड उसमें 100 पीपल सिटिंग थी, एंड मैं बाहर खड़ा हो गया, एंड मैंने एक डिसाइड किया सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मैं हर बार हर सेकंड पर्सन से डिस्कस करूंगा कि मूवी कैसी है. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. कि मैंने क्या किया, मैं हर एक पर्टिकुलर नंबर मैंने डिसाइड कर लिया, हर सेकंड पर्सन से मैं पूछूंगा. पहला पर्सन गया, दूसरा आया, मैंने डिस्कस किया, तीसरा गया, चौथा आया, मैंने डिस्कस किया, पांचवा गया, सिक्स्थ आया, मैंने डिस्कस किया. तो इस तरीके से मैं इवन फॉर्मेट में चलूंगा या ऑड फॉर्मेट में चलूंगा या किसी ना किसी सिस्टम फॉर्मेट में चलूंगा. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. तो ये होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कि हम कैसे डिस्कशन करते हैं, कैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं. डेटा कलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द डेटा साइंस फील्ड. अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप, या अगर मैं बात सिंपल सी बोलूं कि आप कोई भी अपना पार्ट स्टार्ट करने वाले हो डेटा एनालिस्ट में, एज अ फ्रीलांस भी वर्क करने वाले हो, these sampling techniques are helpful for you. इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा. Okay. Second one is convenience sampling. Convenience sampling is what? Like for example, the person is the expert of the particular domain. So data science field में एक चीज बोली जाती है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट हो तो आपका पैकेज बहुत अच्छा हो सकता है. ओके, बिकॉज यू नो कि उस टाइप का डेटा एनालाइज्ड कैसे होता है. ओके, ये एक टर्म फॉर्मेट है, आप चाहो तो उसको सर्च आउट करके दे सकते हो कि जब भी आप जॉब सर्च आउट करोगे ना, तो देयर इज अ काइंड ऑफ थिंग कि इसका एक्सपर्ट पर्सन है तो उसको हाई पे मिलता है. तो ऑब्वियसली बात है मिलेगा, बिकॉज ही इज अ एक्सपर्ट, ही स्पेंड समथिंग लॉट ऑफ टाइम इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. सो लाइक फॉर एग्जांपल, आपको कोई बीमारी है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एन एक्सपर्ट एडवाइस. एक्सपर्ट एडवाइस इज व्हाट, कि आपको कुछ हो रहा है, लाइक आपको फीवर आ रहा है या आपको कुछ भी हो रहा है, तो आप किसको मिलोगे, लॉयर को मिलोगे या डॉक्टर को मिलोगे. तो बिकॉज यू आर चूजिंग व्हाट, डॉक्टर, बिकॉज वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानता है. एंड सपोज यू आर स्टक इन अ केस, कोई लीगल फॉर्मेट पे आप फंसे हुए, तो यू आर डिस्कसिंग विद व्हाट, लीगल अथॉरिटी. लाइक आप पुलिस वाले से बात करोगे या फिर आप किससे बात करोगे, लॉयर से बात करोगे, तो वो पर्सन उस पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट है. तो इस टाइप से जब हम किसी से सजेशन लेते हैं, इस टाइप के जब हम किसी से सर्वेस करते हैं, these are called what, convenience sampling. उसको हम convenience sampling बोलते हैं. और उसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी मैं उसको बोल सकता हूँ क्या, एक्सपर्ट एडवाइस पे भी बोल सकता हूँ. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग, दिस इज एन इंट्रो. इसमें आई होप आपको कोई इशू, कोई क्वेश्चन आप लोगों का. Yes, Fazlul, Shweta. No, sir, nothing from my side. Okay. Okay. So इस पे एक छोटा सा टास्क है. Whenever you have time, जब भी आपके पास टाइम हो, you need to create some examples, random sampling के कुछ examples, stratified से related, और इनके combination में भी आप examples ready कर सकते हो. ओके, सो वो आपको एक असाइनमेंट फॉर्मेट पे मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको इनके बेसिस पे कुछ कुछ टास्क, कुछ एग्जांपल्स आपको सेटअप करने हैं. ओके, तो हम कभी भी उसको डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीस थिंग्स, जिससे आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी. अब स्टैटिस्टिक्स में हमने सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस किया था अभी. ओके, सेकेंड पार्ट जो उसके अंदर आता है, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. दिस इज कॉल्ड व्हाट, अगर मैं इस पे बात करूं सेकेंड सेक्शन पे, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रल टेंडेंसी फॉर्मेट. ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी इज व्हाट, जब आप डेटा को एक डिस्क्रिप्टिव मोड में एनालाइज कर रहे होते हैं. डिस्क्रिप्टिव मोड यानी कि जैसे पैंडास के अंदर डिस्क्राइब यूज किया था, वी काउंट द डेटा, वी कैलकुलेट द क्वार्टाइल, ठीक है, and we can calculate the maximum values, minimum values, उसका total sum values, उसके mean values क्या है, उसका median क्या है, उसका most frequent data कौन सा है, ये सारी चीजें जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो these are called what, central tendency. हालांकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है आपका पूरा का पूरा एक डिस्क्राइब से आप उसको एनालाइज कर सकते हो, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन.
ओके, सो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी होती है? मीन, मीडियन एंड मोड। बहुत इजी है, टफ नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आए। तो इसमें ना एक चीज थी, मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च मोड पे लेके चल रहा था, तो मैंने दो चीजें देखी थी। एक ये साइन देखा था, दिस साइन इज कॉल्ड व्हाट? म्यू, इसको बोलते हैं हम म्यू। ओके, एंड एक साइन देखा था ये, दिस इज कॉल्ड व्हाट? बार। ओके, क्या बोलते हैं इसको? बार। तो दो साइन मेरे को मिले थे मीन के लिए ही अकेले, और तीसरा ये वाला जो साइन होता है, दीज आर द नोटेशन, गीक नोटेशन हम इसको बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हो या जब आप कोई कैलकुलेशन किसी को समझा रहे हो, किसी टेक्निकल पर्सन पे, तो यू कैन यूज दी साइन, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्टफुल हो जाता है। सो इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ओके, सो नाउ समीशन का साइन भी होता है ये, और जो ऐसे ना वाला जो साइन होता है मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? सिग्मा। सो म्यू और बार, इन दोनों का डिफरेंस क्या है मीन के अंदर? मीन में एक्चुअल में क्या होता है, दिस म्यू सिंबल इज यूज फॉर व्हाट? पॉपुलेशन पर्पस। मतलब आप किसी पॉपुलेशन, मतलब होल डेटा का एवरेज जब आप निकाल रहे हो, वी डिनोट दिस पर्टिकुलर एवरेज बाय यूजिंग म्यू साइन। ओके, आपको कई बार देखने को मिलेगा, इसी तरीके से आगे फॉर्मूलाज भी लिखोगे। और बार जो है वो आपका कहाँ लगता है? सैंपल का मीन जब आप निकाल रहे हो, तो उस जगह पे आप क्या लगाओगे? बार लगाओगे। ओके, तो इसमें दो सेक्शंस आपको मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज द ट्रिम्ड मीन, ओके, सेकेंड वन इज वेटेड मीन। कुछ कैलकुलेशन मॉडल है जो हम लोग बेसिकली उसमें अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसमें हम बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो ट्रिम्ड मीन एक्चुअली होता क्या है? एक छोटा सा कैलकुलेशन मॉडल है, इसी के अंदर आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। आप जब भी फ्री हो, यू कैन यूज एक्सेल और पाइथन, जो भी आप यूज करना चाहो वो आप उसके बेसिस पे यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए ट्रिम्ड मीन क्या होता है? ट्रिम्ड मीन इज वेरी इजीएस्ट थिंग। ट्रिम्ड मीन ये बोलता है कि सपोज सबसे पहला काउंट द ऑब्जर्वेशन, तो ये आउटलायर्स हटाने के लिए होता है। आउटलायर्स क्या होते हैं? जो मैंने आपको बताया था, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई सेल कर रहा हूँ स्टोर पे अपने, तो मेरे स्टोर में एक दिन फेस्टिवल वाले दिन सेल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। एक ऐसा डे है मेरे पास, नेक्स्ट जो फेस्टिवल का होता है वो एकदम बिल्कुल डाउन हो जाता है आफ्टर फेस्टिवल। अचानक से सेल है ना, एक दिन मैंने 10 लाख का सेल किया, दूसरे दिन मेरा 10,000 1 लाख का सेल हो रहा है। सो दीज आर द डिफरेंस कि एवरेजली मेरा सेल 4 से 5 लाख का जा रहा है हर महीने, बट एक दिन मेरा 10 लाख जा रहा है और एक दिन 1 लाख जा रहा है। तो ये जो दो सेक्शन हुआ है मेरे पास, बहुत ज्यादा हाई है, सो बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट डेटा, उसको मैं क्या बोलता हूँ? उसको बोलता हूँ मैं आउटलायर। कि उसको अगर मैंने कैलकुलेट कर दिया तो मेरा सेल का फॉर्मेट जो है, एवरेज सेल का जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा के अंदर ट्रिम्ड। ट्रिम्ड मीन का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि काउंट द ऑब्जर्वेशन। मीन है, ऑब्वियसली बात है, ऑब्जर्वेशन का टोटल काउंट आपको लेना पड़ेगा। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन 16.8, 16.9, 7.1, 7.2, 7.8, इस तरीके से हमारे पास टोटल कितना डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो उसके बाद क्या बोला? काउंट हो गया, काउंट ऑब्जर्वेशन, अरेंज दी सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप कि आपको सबसे पहले क्या करना है? उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन उसके बाद आप स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है, अरेंज करने के बाद उसका परसेंटेज फिगर आउट करना है। परसेंटेज फिगर आउट करें, कितना परसेंटेज दिया, कितना ट्रिम्ड करना है इसको? 10%। ट्रिम्ड का मतलब होता है, एक होता है एल ट्रिम, एक होता है आर ट्रिम। आप लोगों ने एक्सेल में देखा होगा। आर ट्रिम इज कॉल्ड व्हाट? राइट हैंड साइड से ट्रिम करो। एल ट्रिम इज व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड से ट्रिम करो। सो जब भी जहां पर भी आपको वर्ड आ रहा है ट्रिम्ड, तो ट्रिम्ड का मतलब हो गया बोथ साइड, टॉप पे भी ट्रिम करो और बॉटम पे भी ट्रिम करो, मतलब लेफ्ट राइट दोनों जगह ट्रिम्ड करना पड़ेगा दोनों जगह से। तो 10% डेटा आपको कट करना है। तो 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1%। तो हमारे पास क्या बचेगा? ये वाला डेटा बचेगा। यहाँ से 16.9 से लेके 18.3 तक का डेटा आपके पास बचेगा, क्योंकि दो डेटा हटेगा, सॉरी एक डेटा हटेगा, एक ऊपर से एक नीचे से।
दोनों जगह से ट्रिम्ड होने के बाद जो वैल्यूज आपके पास बचेगा उसका आपको क्या करना है, उसका आप निकालोगे क्या, कैलकुलेशन। ठीक है, उसका आप क्या निकालोगे, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यानी कि आपको सिंपल जो बचा हुआ ऑब्जर्वेशन है उसका मीन कैलकुलेट कर देना है। ओके, क्लियर हुआ ये चीज स्टार्ट। और बाकी अगर आप उसको अप्लाई करोगे ट्रिम्ड मीन को, तो ट्रिम्ड मीन के नाम से डायरेक्टली आपके पास फंक्शन भी अवेलेबल होगा, वो भी हम देख लेंगे। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को पिकअप करना, प्रोसेस करके देखना, आपको क्लियर होगा ट्रिम्ड मीन कैसे कैसे निकालते हैं। सो दिस इज द स्टेप्स कि कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दीज आर द क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, मैथमेटिक्स पर्पस। सेकेंड वन इज वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी चीज है। दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला पे अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत सिंपल रहता है। तो मैं यहाँ पर क्या है ना, एक एक्सेल यूज कर लेता हूँ, जिससे आपको चीजें मैं कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दिस इज माय एक्सेल एंड वेटेड मीन है। सो ये हमारा वेटेड मीन है। वेटेड मीन क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पे लिखा है टेरेंस होमवर्क ग्रेड वाज 72, हिज प्रोजेक्ट ग्रेड वाज 80 एंड हिज एग्जाम ग्रेड वाज 82। ओके, सो बाहर जो होते हैं ग्रेड्स होते हैं, अभी मैं डील कर रहा हूँ इन लोगों के साथ में, तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ग्रेड्स देते हैं कि इसका ग्रेड इतना है, इसका ग्रेड इतना है, और उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। तो अगर टेरेंस की बात करूं, टेरेंस को 72, 80 एंड 82 मिला, तो टेरेंस को मार्किंग कितना मिला है, 72 एंड 80 एंड 82, 80 एंड 82, दीज आर द मार्क्स। और वेटेज कितना है इनका, वेटेज कितना है, मैं वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, बिकॉज जब हम इस फॉर्मूला को देखते हैं तो xi इज द ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज व्हाट वेट। ओके, ये आपके ऑब्जर्वेशन हो गए और उनका वेट क्या है, ये वेट होता है। सो मेरा वेट कितना है इसका, अगर हम इसका वेट देखें तो बहुत सिंपली होमवर्क का वेटेज जो है वो 10% है, प्रोजेक्ट का जो वेटेज है वो 50% है, एंड उसके एग्जाम का 40% है। तो हम अपने एक्सेल में भी उसी फॉर्मेट में उसको अरेंज कर लेते हैं। दिस इज माय 10, 50 एंड 40। टोटल वेटेज कितना हो गया, 100%। ओके, टोटल वेटेज कितना हो गया, 100%। एंड द एग्जाम व्हाट इज द टेरेंस फाइनल ग्रेड, उसका फाइनल ग्रेड क्या होगा, वो कैलकुलेट कैसे होगा। तब हम क्या करेंगे, उसका वेटेज कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। सो xi इंटू wi, बहुत सिंपली ऑब्जर्वेशन का वेट में मल्टीप्लाई कर, हमने यहां पर कैलकुलेशन दिया xi टू वेट। ठीक है, और इसको सार सबका एक जैसा लेना है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेटेज कैलकुलेट वो मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या बोला कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसका क्या करना है, समीशन लगाए ना, तो ये होता है कि दोनों का मल्टीप्लाई करो और फिर उसका टोटल सम कर दो, मतलब इसका हमें क्या करना है, सम करना है। तो हम बहुत सिंपल सा फंक्शन में यहाँ पे आपके सामने डिजाइन कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स कैसे बनाना है। तो कितना आया, 8000 आया। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, जब इन दोनों का सम हो जाएगा, सम होने के बाद आपका जो टोटल वेट है उससे डिवाइड कर दो। तो टोटल वेट कितना है, 8000, सॉरी ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वो समीशन आ गया xi इंटू wi का, और हमारा टोटल वेट कितना है, 100, हम 100 से डिवाइड दे देंगे। सो दिस इज अ फाइनल परसेंटेज या फाइनल वेटेज ऑफ व्हाट, टेरेंस। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेटेड मीन। तो जब भी हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं, वेटेड मीन निकालते हैं। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा आपके काम में आएगा वो ट्रिम्ड मीन और सिंपल आपका अरिथमेटिक मीन आपके काम में आते हैं। ओके, तो ये दो टाइप के आपके मीन्स होते हैं बेसिकली। ओके, तो ये चीज आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा और आपको इतना टास्क नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप मेंशन किया हुआ है। तो इनके लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को प्रोसेस करके देख लेना,
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो कैलकुलेट हो रहा है. यू कैन यूज एक्सेल और पेन पेपर, आप कुछ किसी पे भी आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो. ओके, मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है? मीडियन इज वेरी इजी थिंग्स. कि सपोज मेरे पास यहाँ पर 34, 67, 78, 45 एंड 79. तो ये मेरे पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? टोटल ऑब्जर्वेशन इज 5. इसका मीडियन वैल्यू कौन सा है? मिड वैल्यू. ऊपर की दो छोड़ी, नीचे की दो छोड़ी, मिड वैल्यू कौन सी हो गई? 78. दिस इज द मीडियन ऑफ दिस वन. तो अगर मैं इसको यहाँ पर रेंज दे देता हूँ, सो सॉरी, मैं एक चीज भूल गया था इसमें. हर बार मैं एक चीज भूल जाता हूँ, इसको सॉर्ट करना बहुत जरूरी है. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है सबसे पहले. तो स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट. अब 56 इज द मीडियन. तो वैसे बेसिकली ये क्या करेगा, मैंने तो वैसे नहीं किया था, मीडियन निकालना था. तो ये क्या आया? 56 इज द मीडियन. अब अगर मैं इसके अंदर एक वैल्यू और इंक्रीज कर देता हूँ, मैंने क्या करा, एक वैल्यू और इंक्रीज कर दी, 89. तो ये सॉर्टेड तो है, लेकिन अभी कैसा हो गया? मीडियन इवन हो गए. मेरी रेंज कैसी हो गई? इवन हो गई. टोटल कैलकुलेशन देखेंगे तो पहले 5 थे, तो मिड वैल्यू हमने बहुत आसानी से निकाली थी 56, लेकिन अभी क्या हो गया? 6 है. तो 6 पे मैंने क्या करा, ये 2 हटा दिए, ये 2 हटा दिए, फिर बचे क्या? ये दोनों मिड में बचे मेरे पास. तो अब मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा? मीडियन कैलकुलेट जब इवन डेटा होता है, तो पहला स्टेप है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो. इवन डेटा होता है तो आप 56 मतलब दिस वन प्लस दिस वन होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों का सम होने के बाद आप क्या करोगे? पूरे को डिवाइड कर दोगे किससे? एवरेज निकाल दो इन दोनों का. तो टोटल काउंट कितना है? 2 है. सो 67 इज द आंसर. सो मेरे को यहाँ पे इसका मीडियन कैलकुलेट करना है. मैं F6 की जगह इसको F7 कर देता हूँ एंड वी कैलकुलेट दिस वन. तो उसने भी मीडियन हमें क्या बताया? 67. तो इवन जब होता है तो मिड की दोनों वैल्यू का हम क्या करते हैं? एवरेज कैलकुलेट कर देते हैं. और ऑड होता है तो हमें इस टाइप से उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम इजीली उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसका मीडियन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन? No, sir, clear. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मीडियन. तो मीडियन पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस असाइन किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो. ओके, मोड इज व्हाट? मोड बहुत सिंपल सी चीज है. whenever you calculate the मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला. कैलकुलेट कैसे होता है इस पे फोकस मत करना, क्योंकि इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको एमबीए तो कर नहीं रहे हो, जो आपको पेपर में कहीं कैलकुलेट करना हो. तो बेसिकली मोड इज व्हाट? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. सो सपोज मैंने इसको 79 कर दिया, तो यू कैन सी मेरा मीडियन चेंज हो गया. मेरा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है? 79. सो मैंने क्या करा? इक्वल टू मोड कैलकुलेट किया. दिस इज मोड. मैंने मोड कैलकुलेट किया. मोड कैलकुलेट करने के लिए वी यूज दिस वन एंड वी एंटर. सो मोस्टली फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है मेरी? 79. सो जैसे ही मैं अगर इधर 56 कर देता हूँ एंड और उसके ऊपर भी मैं 56 कर देता हूँ, तो देखो मेरा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है? 56 है. वो ऑटोमेटिकली पहले ही चेंज हो गया था, बट उसका सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सा आ रहा है? 56 आ रहा है. क्लियर? सो मोड इज व्हाट? मोड बहुत सिंपल सी चीज है. जब हमारे डेटा में कोई वैल्यू बहुत ज्यादा रिपीटेटिव मोड पे होगी तो यू कैन यूज मोड. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा को उससे क्या कर सकते हैं हम लोग? रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? मोड फॉर्मेट्स. कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हो. तो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स फॉर्मेट्स. मैं आपको ये स्लाइड शेयर करूंगा और स्लाइड इजी फॉर्मेट में मैंने डिजाइन किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. अब यही सारी चीजें हम लोग कहाँ कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे को थोड़ा सा ऊपर से कुछ डेटा परफॉर्म करना पड़ेगा. एक मिनट देना, मैं डेटा पिकअप कर लूं. मैंने डेटा पिकअप नहीं किया है. So wait, is the data?
as. So make sure आप जब भी काम कर रहे हो प्लीज आप देख लो कि आपने डेटा पिकअप किया है या फिर नहीं किया है. So कई बार क्या होता है हमें सम करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ईयर है, ईयर का मैं सम करना चाहता हूँ. दिस इज एन सम ऑफ ईयर. So if you want to calculate the display तो आप display values. So sum is what कि आप data series data frame में एक particular value के basis पे you can use this one. Whenever you want to calculate the mean, so सिंपल फंक्शन है, आपको डॉट मीन असाइन करना है, ये ऑटोमेटिकली उसका एक एवरेज वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दे देगा. सो फॉर एग्जांपल मेरा डिस्प्ले वैल्यू यहाँ पर था, मैं यहाँ पर ईयर को दे देता हूँ और दिस इज एन ईयर एंड हमारा मीन कैलकुलेट हो गया. अच्छा एक और चीज मेरे पास रह गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन वी डिस्कस ऑन टुमारो, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैं आगे बताऊंगा, कल हम लोग इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे. अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. सो व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्प्ले वैल्यू, सो आपको कुछ अलग से नहीं करना है. आपने एक्सेल में भी ऐसे फॉर्मूला स्टैटिस्टिकल फंक्शन के साथ में देखे होंगे. दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, एसटीडी. सो एक्सेल में दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एसटीडीपी एंड एसटीडीएस. ओके, std.p is what standard deviation of population. std.s is stands for what, standard deviation for sample. तो दोनों चीजें अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होती हैं, दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है. हम स्टैटिकल फॉर्मेट में उसको बोलते हैं स्टैंड वेरिएंस और उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाता है सैंपल जब करते हैं ना, अंडर रूट लगा के कैलकुलेट करते हैं. भले So this is what simple standard deviation, ये रूट वाला फॉर्मूला है. मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. फॉर्मूला भी मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ. So is the section 3 and standard deviation I think नीचे है. Okay, this is my standard variance. तो कैपिटल एस हम लोग यूज करते हैं, उसमें पॉपुलेशन से एक कम से डिवाइड करते हैं. एंड द सेकंड वन इज व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन. ये फॉर्मूला आपने देखे होंगे पहले कभी. सो दीज आर द स्टैंडर्ड डेविएशन. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, काम कैसे करते हैं, मैं इसकी पीछे पूरी कहानी आपको समझाऊंगा. तो ये आपको एक बार समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉर्टेड हो जाएंगी, डेटा को एनालाइज करने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा. ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको pandas से भी कैलकुलेट कर सकते हो. इवन यू कैन कैलकुलेट दिस स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग numpy. बट अभी ये फैसिलिटी आपको pandas में भी अवेलेबल है, पहले नहीं थे, पहले वी आर यूजिंग numpy, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग pandas मोस्ट फ्रिक्वेंटली. तो pandas में ये सारे काम आपको हो जाते हैं, मल्टीपल पैकेजेस आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती. फिर भी थोड़ी बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कैलकुलेट करनी होती है. तो मैं यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ. लाइक डिस्प्ले वैल्यू ऑलरेडी हमारा कैलकुलेटेड था, दिस वन इज 0.0. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्ले. मेरा मिनिमम ईयर क्या है, मेरा मिनिमम है 1984 इज द मिनिमम ईयर. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यू कैन सी स्टैटिस्टिक जो अभी हमने स्टडी किया था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ज्यादा इजी है as compared to mathematical calculations. तो यहाँ पे आपको ऐसा हार्डकोर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, बट आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए. ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर किस केसेस में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी कंपलसरी है. तो वो सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है. ठीक है, सो यू कैन यूज द मैक्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज. तो मैक्सिमम डिस्प्ले वैल्यू इज व्हाट, 7.38. लेट वी कैलकुलेट डीएफ. मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया, ईयर मैंने यहाँ पे दिया है, एंड इस पे मैं कुछ चीजें कैलकुलेट करना चाहूंगा. एंड ईयर स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहाँ पे दिया, डॉट वी कैन कैलकुलेट दिस वन, मीडियन ब्रैकेट. So we calculate this. 1986 is the median value of this,
डिस्प्ले का भी आप मीडियन निकाल सकते हो whenever you want to recalculate the count of the values, so you can just fetch this 100 values हमारे पास अवेलेबल है ईयर के अंदर. सो आप इसके अंदर ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो. whenever you want to describe the values, मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा. सम स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशंस आपको डिस्प्ले हो जाएंगी यहाँ पे बहुत इजी मोड में. अगर आपने df डॉट डिस्क्राइब लिखा तो क्या करेगा, सारे आपके जो वो पार्ट है, कौन से वाले पार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल आपके जितने भी कैलकुलेटिव मोड होंगे उन सबको दे देगा. मैंने ईयर को कर दिया, हालांकि मुझे ईयर को नहीं करना चाहिए, मुझे किसको करना चाहिए, डिस्प्ले वैल्यू को करना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डिस्प्ले स्पेस वैल्यू और उसको मैंने डिस्क्राइब करा. तो मुझे जिस पर्टिकुलर पार्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए था मैंने उस पर्टिकुलर पार्ट का एक कंप्लीट डिस्क्राइब कर लिया. मतलब ऊपर जितनी कहानी आपने सीखी थी वो सिंगल फंक्शन, सिंगल मेथड आप उसको बोलते हैं, हम लोग बेसिकली मेथड बोलते हैं, फंक्शन नहीं बोलते इसको. तो सिंगल मेथड से हम ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं. आपका पूरा क्वार्टाइल रेंज वगैरह सारी चीजें इसने इसी से कैलकुलेट कर दिया. आपको अलग अलग पार्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, so this one is the correlation. Let me check it's calculated or not. मैं square bracket लगा के इसके अंदर correlation with the year and so 8 things. Okay. Display value. Just terminate display value. मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, लिखा तो सही है. हाँ, GF से डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि ये सारे फॉर्मेट्स पे कोरिलेशन देता है. Not with string and euro. ये तो ये पर्टिकुलर कोरिलेशन, अच्छा ठीक है. एक्चुअली में इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ. इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो मैट्रिक्स है, जो मतलब जो मैट्रिक्स की बात करूँ या जो डेटा फ्रेम है उसमें मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यूज है. तो मुझे उन स्ट्रिंग वैल्यूज को डमी डेटा में मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा. बट कोरिलेशन जो होता है वो आपको ये बताता है कौन सा कॉलम किस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंसी रखता है. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं व्हेनेवर वी आर लुकिंग फॉर द गुड़गांव, से गुड़गांव की बात कर लेते हैं. गुड़गांव में अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो गुड़गांव में एक नॉर्मल कॉलोनी के अंदर हाउस रेंट की बात करूं या उसकी परचेज सेल प्राइस की बात करूं तो थोड़ी कम होती है. सो वही गुड़गांव के अंदर आप किसी सेक्टर एरिया की बात करते हो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में मुझे घर चाहिए तो उसका प्राइस उसका इंक्रीज हो जाता है. तो ये डिपेंडेंसी है कि आप जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे आपकी जियोग्राफिकली अगर मैं बात करूं उसकी ज्योग्राफी और उसके हाउस प्राइस की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है कि भाई आप घर कहाँ ले रहे हो, लोकेशन क्या है. तो जितने अच्छे सेक्टर पे जाओगे उसका प्राइस उतना इंक्रीज हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल अगर और इजी करूं तो प्रॉपर्टी का साइज जितना इंक्रीज करोगे उसका प्राइस उतना इंक्रीज होगा. प्रॉपर्टी का साइज डिक्रीज करते जाओगे उसका प्राइस भी डिक्रीज होता जाएगा. सो दिस इज अ पॉइंट. ये रिलेशन बताता है कौन सी चीज किस पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी रखता है. तो हम वेरिएबल की डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए वी 99% वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग दिस वन. मेरे को कोरिलेशन निकालते ही निकालते हैं हम लोग कि हमें डिपेंडेंसी चेक करनी है. सीओवी भी इसलिए नहीं चला होगा, दिस इज कॉल्ड एंड कोवेरिएंस. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कोवेरिएंस एंड कोरिलेशंस. ओके, सो इन दोनों के बारे में पहले मैं कहानी समझाऊंगा, देन वी कैलकुलेटेड इट. इतना पार्ट समझ में आया? इज दिस क्लियर? कहानी थी पूरी. यस सर. ओके, सो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स था एंड ये मैथमेटिक्स आपको काफी ज्यादा काम में आएगा और आप इस पे वर्कआउट कर सकते हो. ओके, सो दो तीन चीजें हम लोग देखते हैं कि कैसे वो सारी चीजें काम करती हैं. तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है. तो फर्स्ट वन इज द ग्रुप बाय. ग्रुप बाय क्या करता है?
सो अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुपिंग? एनीवन? ग्रुपिंग क्या होता है? So putting data into category. Like for example, correlating basically, sir, two types of data. So, for example, the year which belongs to which, something like that. ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने बोला लाइक कोरिलेटिंग डेटा, या एक तरीके से लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बता सकता हूँ, लाइक फॉर मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट है, आई ट्रेन्ड एटलीस्ट 5000 प्लस स्टूडेंट्स, राइट? सो मेरे को ग्रुपिंग करनी है, सो मैंने ग्रुपिंग किस बेस पे कर सकता हूँ, लाइक मेरे पास प्रोफेशनल कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, सो आई कैन आइडेंटिफाई किस कंपनी के बंदों को मैंने सबसे ज्यादा ट्रेनिंग दिया, जैसे सब ग्रुपिंग। सो मैं उन कंपनीज के जैसे मैंने एनएल के लिखा पीडब्ल्यूसी, ठीक है, पीडब्ल्यूसी लिखा, पीडब्ल्यूसी के कितने कैंडिडेट्स मेरे पास अवेलेबल है, लाइक 2000 कैंडिडेट्स मेरे पास पीडब्ल्यूसी के ही आए थे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्रुपिंग। की एक पर्टिकुलर क्लस्टर में मैंने उनको डाल दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ग्रुपिंग। एक पर्टिकुलर डेटा के बारे में बात करो, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे ईयर का ग्रुपिंग कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, सो हम देख रहे हैं यहाँ पे किस टाइप से काउंट है, 1984 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ईयर वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं। और कैसे वाइज? कंट्री वाइज ग्रुपिंग देख सकते हैं, कंट्री तो बहुत सारी हो जाएंगी, WHO रीजन के बेसिस पे देखते हैं हम, ठीक है? तो WHO रीजन तो हमारे लिमिटेड होते हैं, उनके बेसिस पे हम देखते हैं कि इसकी ग्रुपिंग कैसी होती है। सो यू कैन सी अफ्रीका में कितने ब्रिविलेजेस टाइप है, अमेरिका में कितने ब्रिविलेजेस टाइप है, ईस्टर्न मेरिडियन में कितने, यूरोप में कितने, साउथ ईस्ट एशिया में कितने, वेस्टर्न पैसिफिक में कितने। दिस इज अ फॉर्मेट। तो आप चाहो तो ब्रिविलेजेस टाइप्स में भी इसकी ग्रुपिंग कर सकते हो। तो ये ग्रुपिंग आपको हेल्प आउट करता है डेटा को देखने में कि किस तरीके से हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। सो मेरे पास बियर की कैटेगरी कितनी है, स्प्रिट्स की कितनी है, वाइन की कितनी है, अदर्स की कितनी कैटेगरीज हैं, कि इस तरीके से हम ग्रुपिंग करके इनको इंडिविजुअल फॉर्मेट में देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ग्रुपिंग। कि बियर वालों को हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डाल दिया। ओके, सो जब आप डेटा एज अ टीम लीड, व्हेनेवर यू आर वर्किंग एज अ टीम लीड, सो मैंने कई बार देखा है, कई लोगों के क्वेश्चन आते थे जो टीम लीड या मैनेजर्स रहते हैं, सो कि हमें कई बार है ना अपने आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, की परफॉर्मर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, और हम लोग काफी बार देखते हैं कि किसको मोटिवेट करना है, किसको नहीं करना है, तो हमें इन सब चीजों का डेटा निकालना होता है। या फिर जैसे एट्रिशन रेट निकलते हैं हम HR डिपार्टमेंट की कभी कभी, तो HR डिपार्टमेंट की साइड से एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, लाइक फॉर एग्जाम्पल मौसम चेंज हो रहा होता है, लोग बहुत ज्यादा लीव्स लेते हैं, ठीक है, कोई फेस्टिवल आ रहा हो तो लीव्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दिस इज अ जनरल लीव्स और ये सारे चीजें बहुत ज्यादा चल रही है, फ्लू ज्यादा चल रहा है, लोगों का मेंटल लेवल क्या है, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं वो HR एनालिटिक्स वाले कि आप लीव्स ले रहे हो, आपके एक तरीके से आपका जेन्युइन रीजन है कि आपका बहाना है, तो लोगों के बहाने क्या क्या हो सकते हैं, उसका एक पूरा कैटेगरी, एक पूरा रिपोर्ट बन के आता है कि लोग इस टाइप के बहाने मारते हैं। सो ये इस टाइप के एनालिसिस भी किए जाते हैं, ठीक है? तो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग वहां पर ग्रुप करते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने फीवर का बहाना देके भाग गए ऑफिस से। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट की हम लोग इस तरीके की चीजें ग्रुपिंग करके बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्रुप बाय। इसलिए ग्रुप बाय आपको बहुत ज्यादा यूजेस में आएगा। And the second one is pivot table. Pivot table is what you can see. This is called what? 2x2 matrix. Cross table हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्रॉस मैट्रिक्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्रॉस मैट्रिक्स यानी कि मैं ईयर और रीजन दोनों के बेसिस पे देखना चाहता हूँ कि क्या एग्जैक्टली उसका टोटल सम क्या है, उसका टोटल सम क्या चल रहा है, या फिर हम मीन भी निकाल सकते हैं, कोई भी चीज हम लोग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको जर्नली वे में चला देता हूँ। सो वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द मीन। सो मैंने यहाँ पे डाला दीज आर द एवरेज वैल्यूज। तो देखो मैंने numpy के अंदर क्या यूज किया है, मीन यूज किया है। तो NP स्टैंड्स फॉर व्हाट? numpy। मैंने यहाँ पे पैकेज यूज किया हुआ है, मैंने कौन सा पार्ट नहीं लगाया। मैं यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर है ना पैंडास वाला फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा दिक्कत दे जाएगा। पैंडास वाला फंक्शन अगर मैं लगाऊंगा तो दिक्कत देगा। तो लेट वी ट्राई PD square bracket, this one is the mean,
It's working? No. Pandas attribute, pandas has no attribute mean. ठीक है? So pandas तो हम यूज कर रहे थे, और तो बट मीन उसके पास नहीं है, तो हम एनपी के थ्रू यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन को यूज करेंगे. नाउ यू कैन सी कि जब एग्रीगेट फंक्शन लगाने होते हैं तो numpy की जरूरत आपको पड़ती है. ओके, तो पिवट टेबल बनाना है. तो आई होप आप लोगों ने एक्सेल में पिवट टेबल तो बनाई है. पिवट टेबल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. The 4 quadrants is what? First one is your filter, second one is your column, and the third one is your, तीसरा कॉलम कौन सा होता है? rows, and the last column is your what? values. इसमें हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं. The first one is pivot table में सबसे पहले आपको अपना डेटा सेट करना है, डेटा फ्रेम डालनी है. तो pd.pivot table आपको लिखना है. This is your data frame. ओके, हालांकि ये बहुत कम यूज में आती है, बट कई बार आपको रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी. ये भी हमें किसी प्रोजेक्ट्स में से मिला था कि किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को पिवट टेबल बनाने के लिए आया पाइथन के अंदर पांडास के थ्रू. सो उसने काफी सारी चीजें रिसर्च करी, उसने बना तो दी, बट उसको समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली उसके फॉर्मेट्स कैसे हैं. तो बहुत सिंपल से फॉर्मेट्स होते हैं. तो जो आप एक्सेल में यूज करते हो उसको आपको माइंडसेट आपको अपने दिमाग में रखना है. हर जगह एक जैसा ही होता है. तो हमने यहाँ पे एक डीएफ लिया. दिस इज योर डेटा सेट. बेसिकली अगर हम बात करें तो डेटा सेट हो गया डेटा फ्रेम. तो वैल्यूज, जिन वैल्यूज को आपको डिस्प्ले करना है, तो जैसे चौथा जो क्वाड्रेंट होता है हमारा पिवट टेबल की टेबल में, दैट वन इज व्हाट? वैल्यूज. तो उसके अंदर हमने क्या बोला कि हम डिस्प्ले वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं. तो दैट इज योर वैल्यूज, जिसके साथ में आप कोई भी चीज परफॉर्म कर सकते हो, लाइक कोई भी कैलकुलेटिव मोड, लाइक आपको वो वैल्यूज आपको सम फॉर्मेट में दिखाने हैं, या फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू शो करनी है, या फिर आपको मीन वैल्यू शो करनी है. ठीक है. एंड द सेकंड वन इज योर इंडेक्स. इंडेक्स इज व्हाट? इट्स योर रोज. सिंपली अगर हम रेफरेंस क्रिएट करें, दैट वन इज योर रोज. तो ये आपकी रोज क्या है? ईयर को हमने रोज काउंट किया हुआ है. एंड ईयर की जगह मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, तो पिवट टेबल थोड़ी सी रिलायबल नहीं लग रही थी, तो इसको हम लोग चेंज कर देते. दिस इज माय WHO रीजन. एंड जो कॉलम्स जो है उनको मैं ईयर्स में डिवाइड कर देता हूँ. दिस इज माय ईयर. तो मेक श्योर थोड़ा सा केस सेंसिटिव है, तो आपको इस ध्यान रखना है. एंड द लास्ट वन AGG फंक जो लिखा हुआ है, AGG फंक, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एग्रीगेट फंक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं. एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? np.mean, आपका सम, मैक्स, मेन, आपका मीडियन, आपका एवरेज वैल्यू, दीज आर कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन. मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है प्रीवियस वाले से. एंड वी एक्सिक्यूट दिस वन, सो यू कैन सी यहाँ पर जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर WHO रीजंस. एंड ये ईयर वाइज मेरे को यहाँ पे क्या दे रहा है? एवरेज दे रहा है. मैंने मीन लगाया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ सम. एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इन सबका टोटल सम डिस्प्ले हो रहा है. ओके, ये क्लियर हुआ पिवट टेबल वाला? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये फर्स्ट टाइम देखा आप लोगों ने इसलिए. यस, एनी डाउट? यस, श्वेता, फजलुर? No, sir. ओके, ठीक है. सो अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ. ये फाइल आपके पास ऑलरेडी शेयर्ड है. एंड मैंने आपको बोला था आपको डेटा चेंज करना पड़ेगा. मैं डेटा भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ. ये जो डेटा है आपके पास डेटा नहीं आ रहा होगा उसमें. अगर आपने फाइल ओपन करी है तो यू कैन सी आप लोगों ने मैसेज भी नहीं डाला था, बट मैं आपको ये डेटा शेयर कर दूंगा वाइन वाला. ओके, तो ये डेटा आप लोग एक बार देख लीजिएगा. एंड इसका आपको लिंक आएगा. तो मैं अभी आपको एक चैट में लिंक भेज रहा हूँ यहीं पर. तो प्लीज इसको एक्सेस करके देखो आप लोग कि आपको एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. यस, मैंने आपको चैट में भेजा हुआ है. एक बार चेक करके देखो आप लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे. आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए अगर आपको एक्सेस करना है तो उसको. यस, प्लीज कंफर्म. श्वेता, फजलुर? हेलो सर, रिक्वेस्ट एक्सेस आ रहा है, मतलब आई मीन एक्सेस डिनाइड है. डिनाइड है.
Just a minute. इसको चेक करो. सर हो रही है सेकंड वाली तो ओपन वाली हो रही है ना. ठीक है. सो वो लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे. तो आपका लिंक नहीं जाएगा तो आप वहां से इन सबको एक्सेस कर सकते हो. ओके. ओके श्वेता, मैंने आपको कर दिया है. फजलुर, आप भी रिक्वेस्ट सेंड कर देना तो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा. तो दोनों स्लाइड्स के मैं आपको एक्सेस दे दूंगा. जिसे भेज दिया. आ गया. ओके डन. सो आपको ये एक्सेस में रहेगा. एंड एक मिनट और, दूसरा वाला भी मैं आपको एक्सेस में दे देता हूँ. सो फिर मेरे को शेयर नहीं करना पड़ेगा. प्लीज इस पे भी रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए. Send, sir. Okay. डन. सो ये सारी स्लाइड्स आपके स्लाइड्स पे है, गूगल स्लाइड पे. तो आप वहां से इन सबको एक्सेस कर सकते हो. ओके. और पैंडास वाली फाइल मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. एंड थोड़ी देर में आपको ये वाली फाइल alcohol.csv जो फाइल मैं इसके अंदर एक्सेस कर रहा हूँ वो आपको मिल जाएगी. एंड जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करो, आप इस फाइल को एक्सेस कर रहे हो, तो मेक श्योर यहाँ पर आप अपना लोकल एड्रेस के थ्रू उसको फाइल को पहले फैच करो. ओके. ये टास्क आपको करना पड़ेगा. हाँ जी सर. जैसे ये फाइल रीड करने के लिए हमने सोर्स डाला है ना इसमें, तो जो आपने असाइनमेंट दिया था मैंने स्टार्ट किया CSV फाइल का, मैंने जो सोर्स डाला था ना तो मेरे को एरर आया था, यूनिकोड एरर समथिंग. तो मैंने उसको गूगल किया तो उसमें ना सॉल्यूशन दिया हुआ था कि इसमें डबल फॉरवर्ड स्लैश आप डाल दोगे तो आपका मतलब हो जाएगा. तो मेरा डबल स्लैश डालने पे तो रीड हुई फाइल, अदरवाइज मुझे एरर आ रहा था. जैसे आपका तो सिंगल स्लैशेस है ना बीच में. हाँ जी. ये बात है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सिंपल सा है. जैसे मेरे पास कोई भी एक्सेल फाइल है तो एक्सेल फाइल CSV में दो फॉर्मेट में सेव होती है. एक सिंपल CSV फॉर्मेट में सेव होगी. ओके. दूसरा, जब भी आप एक्सेल फाइल को किसी भी CSV फॉर्मेट में सेव कर रहे होते हो, लाइक फॉर एग्जांपल इसी फाइल को मैं आपके सामने सेव करके दिखाता हूँ. जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक CSV फॉर्मेट मेरे पास यहाँ पर है MS DOS फॉर्मेट में. जो आपकी फाइल होगी वो इस फॉर्मेट में होगी या फिर कॉमा डिलिमिटेड में होगी. ओके. आप उस फाइल को सेव एज करो और UTF-8 में सेव कर दो. मेरा फाइल इसलिए उठा क्योंकि मैंने उसको UTF-8 में सेव कर रखा था, क्योंकि ये यूनिकोड फॉर्मेट आपने तो जो फॉरेस्ट वाला जो डेटा आपने हमें सेंड किया था तो आप ही नहीं किया था वो तो आपने इसी फॉर्मेट में ही सेव होगा वो. वही मैंने डेटा जब मैंने आपको ओरिजिनल फाइल शेयर करी थी. जैसे मेरे पास सामने से आई थी ना वाली फाइल थी. सो वो फाइल भी शेयर करने के पीछे रीजन यही था क्योंकि ये टास्क मैं चाहता था कि इस टाइप के एरर्स आपको जनरेट हो. ये चीजें क्या होता है ना कि अगर मैं आपको सही फाइल भेजूंगा तो उसमें क्या होगा, आपको जैसी फाइल्स आती इशू नहीं आएगा. हाँ. और जो प्रीवियस डेटा होता है ना वो अक्सर हमारे पुराने फॉर्मेट में होता है. तो ये आपको फेस करने पड़ेंगे कई बार.
ओके तो वो डबल स्लैश वाला मेथड ना अपना के ये इस दूसरे फॉर्मेट में सेव हाँ। करके फिर हम अपलोड करें। ऐसे भी काम कर सकते हो, या तो आप डबल फॉरवर्ड वाला स्लैश भी यूज करके काम कर सकते हो। तो दोनों उस वाली option फाइल में ना जो आपने बेसिक डेटा क्लीनिंग के मेथड्स बताए थे वो तो मैंने अप्लाई करे हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली क्या करना था, इनको सिर्फ अप्लाई ही करना था ना? हाँ जी, उसमें अप्लाई करना था, आपको देखना था उस फाइल को पहले एक्सेल में अच्छे से देखना कि उसमें क्या क्या चीजें मिसिंग है और उसको आप कैसे कैसे रिप्लेस कर सकते हो। नल वैल्यूज तो मैंने डिलीट कर दिए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा। बट आप नल वैल्यूज डिलीट करोगे, उसमें कम से कम 3, 4 और 1 के आसपास डेटा था, तो उसका एक रिप्लेसमेंट हो सकता है। जीरो वैल्यूज रिप्लेसमेंट डिलीट करिए ना। हाँ जी, आप इंटरपोलेट भी कर सकते हो उसको और फॉरवर्ड फिलिंग भी कर सकते हो, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वगैरह है ना, इसलिए। ओके सर। तो ऐसे है ना, तो जैसे आपको कोई भी डेटा आपको शेयर किया जाता है, मैं भी आपको कोई फाइल शेयर करता हूँ या किसी भी फील्ड से रिलेटेड शेयर कर रहा हूँ, तो डेटा एनालिसिस में एक चीज होती है, बहुत सिंपल सी चीज होती है कि आपको उसका बैकग्राउंड पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक फॉरेस्ट फायर का कॉन्सेप्ट चलता कैसे है, आपको कैसे लगती है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क भी रहता है, वो आपको रिसर्च वर्क भी करना है उसके साथ साथ में, ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस होती है, तो वो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ता है, वो आप देखो। जैसे मैंने अल्कोहल का डेटा मैं आपको शेयर करूंगा, वो मैं देखता हूँ मेरे एक स्टूडेंट ने इस पूरे डेटा को 100 डेटा है, 100 डेटा के बेसिस पे उसने पूरा एनालिसिस रिपोर्ट पे बनाया हुआ है। बिकॉज हर बेवरेजेस, यानी कि अगर कोई वाइन भी बनाई जा रही है, एक बैच वाइन बनानी है, तो उसका भी एक डिस्प्ले वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, उस पर उसको एनालाइज किया जाता है। तो वो सारी चीजें आपको पहले नॉलेज भी गेन करनी पड़ती है साइड बाय साइड। तो जैसे मैंने फॉरेस्ट फायर का दिया है, थोड़ा सा आप रिसर्च करो कि कैसे वो चलता है, फिर उसके बाद आप उस डेटा को देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ बिजनेस नॉलेज भी थोड़ा सा आपको गेन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सो अभी आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता टोटल हूँ 2 स्लाइड्स शेयर किए हैं आपने, राइट सर? पार्ट 1 एंड डे 3 समथिंग लाइक पार्ट 1 दैट। है, पार्ट 2। हाँ जी, डे टोटल 1 2 डे है। 3 पार्ट 3 ऐसे बता रहा है। जस्ट अ मिनट, मैंने आपको एक सेंट्रल टेंडेंसी वाला दिया और एक इंट्रोडक्शन वाला दिया। अच्छा, डे 3 दे दिया क्या मैंने आपको? हाँ, वही कह रहा हूँ सर। ओके, अच्छा वो देख लिया आपने। तो मैं आपको डे 2 के लिए भी भेज देता हूँ, आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दो। तो आपको वेरिएंस वाला भी चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें डिस्कस भी करना है। मैंने आपको स्टार्ट सेशन डे 2 वाला भी भेजा है। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट एक्सेस कर दे, वो दे देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके ओके गाइस, चलो फिर कल मिलते हैं, कल इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। Bye. The meeting has ended. Thank you for joining. Goodbye.